अभी मैं मुजफ्फरपुर में हूँ और मुजफ्फरपुर के लोगों का मिजाज जानूंगा और पूरे 11 विधानसभा का हाल जानूंगा। और ऐसे में हमारे बीच क्या नाम हुआ? वसीम अहमद मुन्ना। क्या माहौल है मुजफ्फरपुर? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा। महागठबंधन की सरकार बन रही है। 18 तारीख को तेजस्वी की ताजपोशी मुख्यमंत्री का होने जा रहा है। किस विधानसभा से आते हैं आप? हम तो नगर विधानसभा से आते हैं। हमारा मुजफ्फरपुर जिला हुआ। मुजफ्फरपुर जिला में हम 11 विधानसभा हम। किसका पलड़ा भारी है? कहाँ पलड़ा? यहाँ तो कोई पलड़ा ही नहीं हम देख रहे हैं। महागठबंधन का जो पलड़ा के सामने कोई पलड़ा ही नहीं दिखाई दे रहा। अगर हेरा फेरी नहीं हुआ, अगर किसी तरह का अगर जैसे कि चोरी चमारी नहीं हुआ, सरकार हमारी बन रही है। टक्कर है कि नहीं नगर में? कहाँ टक्कर है? टक्कर कौन टक्कर है? विजेंद्र चौधरी जी के साथ कहाँ कुछ टक्कर ही नहीं है। कुमार भी एक तरफ है। आप ऐसा बात करते जो 365 दिन का नेता विजेंद्र चौधरी, 365 दिन का नेता, 24 घंटे का नेता है। वो किसी के दुख मुसीबत में, किसी के शादी में, किसी के मरनी में, किसी का घटना में, दुर्घटना में वो 24 घंटा उपस्थित रहता है। तो फिर टक्कर कहाँ है? आप जो कर वो हमेशा जनता सेवा में लगा हुआ। मार देंगे विजेंद्र चौधरी। यस सर, जी सर, जी सर, जी सर। क्या कहेंगे? किस विधानसभा से आप आते हैं? कुढ़नी से। क्या माहौल है कुढ़नी में? कुढ़नी में कांटे की लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन में, लेकिन जो अवोट सा जितना वोट काटेंगे उतना से एनडीए माइनस होगी। हाँ। और कहीं ना कहीं आरजेडी को फायदा होता हुआ दिख रहा है। यानी लालटेन जल जाएगा कुढ़नी में? हाँ, जल जाएगा, क्योंकि अवोट सा एक फैक्टर है। उनके द्वारा कहा गया कि भाजपा ने हमें धोखा दिया, वो फैक्टर है। मंत्री है केदार गुप्ता जी, तो मंत्री रह चुके पंचायती राज के, और काम किए कि नहीं कुढ़नी? कुढ़नी विधानसभा में जातिगत वोट कहा जाए तो वैश्य समुदाय 13 से 14 हजार है, जिसमें अवोट जिस जाति से आते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। और कहीं न कहीं भूमिहार के नौजवान मतदाता अवोट की ओर गए हैं। और क्योंकि बबलू कुशवाहा स्थानीय है कुढ़नी के, तो कुढ़नी में नारा था कुढ़नी का बेटा कुढ़नी का नेता होगा, तो वही हुआ वहाँ पर। हाँ, जो फैक्टर काम किया है कुढ़नी में। लग रहा है कि कुढ़नी में अबोध फैक्टर काम कर गया और लालटेन जल गया। हाँ, अबोध फैक्टर काम करेगा। आगे क्या होता है? क्या परिचय हुआ आपका? प्रवीण। चलिए, क्या कहेंगे? किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप? ये साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से हम आते हैं। और जो परिस्थिति है जहाँ पे हम हमारा निवास स्थान है, वहाँ से 2 किलोमीटर के रेडियस में पारू विधानसभा क्षेत्र भी है, साहेबगंज भी और बरुराज भी है। तीनों का बता दीजिए आप। देखिए, जो वहाँ कंडीशन बन रहा है, सबसे पहले अगर शुरुआत पारू से करें तो आपको पता है कि पारू में 20 साला विधायक जो है अशोक सिंह, उनका टिकट इस बार कटा है। और वैसे में एनडीए की तरफ से जो रालोमो के प्रत्याशी वहाँ बने मदन चौधरी, जिस तरह की लड़ाई वहां देखी जा रही है, मदन चौधरी तीसरे स्थान पे दिख रहे हैं। और वैसे में तीसरे स्थान पे अशोक सिंह और शंकर प्रसाद यादव जो कि राजद से प्रत्याशी हैं, शंकर प्रसाद यादव को एज मिलता नजर आ रहा है। और शंकर प्रसाद यादव पारू से इस बार विधायक बन सकते हैं। जी, जीत तय नहीं है लेकिन बन सकते हैं। लेकिन पार्टी मदन चौधरी का फैक्टर वहां नहीं चल रहा है। मदन चौधरी का फैक्टर नहीं चला, क्योंकि एन वक्त पे जो है कैंडिडेटर जो है वो चेंज किया गया। तो वैसे में अशोक सिंह के साथ जो एनडीए का पूरा समर्थन था, जो तैयारी चल रही थी, अब उसको एकाएक मोड़ पाना शायद इसमें एनडीए कामयाब नहीं हो पाई है, ऐसा दिख रहा है। तो क्या साहेबगंज बताइए आप? साहेबगंज में आपको पता है कि जो निवर्तमान पर्यटन मंत्री और साहेबगंज से विधायक राजू सिंह वहां पे उम्मीदवार है एनडीए की तरफ से। भाजपा का कमल निशान उनका है। और जो राजद की तरफ से वो पृथ्वीनाथ राय है। राजद में कैंडिडेचर फाइनल होने से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दावेदार थे, वैसे में कहीं ना कहीं अगर अंदरूनी सारी चीजें अगर एक साथ हुई हैं तो राजद ने भी वहां मजबूत मुकाबला दिया है। लेकिन वहां एज भाजपा के प्रत्याशी राजू सिंह को एक बार मिलता नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग का कहना था कि जो आरजेडी ने जो है दावेदार जो खड़ा किया है वो ढंग का नहीं है। देखिए, वो सारी चीजें पहले थी। जब कैंडिडेचर जब फाइनलाइज हुआ तो एक दिन लगभग इस चीज पे चर्चा थी कि अगर किसी दूसरे को मौका देते तो शायद मजबूत दावेदार हो सकते थे। लेकिन धन्यवाद इसमें देना पड़ेगा कि राजद के जो भी वहां आपको लोग थे, उन सब लोगों ने एक मंच पे अपने आप को खड़ा किया। और उसके बाद पृथ्वीनाथ राय के सपोर्ट में वहां जबरदस्त तरीके का मतदान भी हुआ। लेकिन जो भाजपा के जो उम्मीदवार है राजू सिंह, उनकी छवि काफी दमदार मानी जाती है। दबदबा है पूरा साहेबगंज में। क्या दबदबा? इस बार के चुनाव में दबदबा तो नहीं कह सकते, लेकिन एज राजू सिंह को मिलता नजर आ रहा है। एज मिल रहा है जी। बरुराज की भी बात आपने कही। बरुराज में इस बार महागठबंधन ने पहली बार एक ऐसे प्रत्याशी को मौका दिया जो पहली बार टिकट मतलब पार्टी से टिकट लेके आए। इंजीनियर राकेश यादव की हम बात कर रहे हैं। जी। और बड़ी बात इसमें सबसे बड़ी, क्योंकि बरुराज में आपको पता है कि पिछली बार अरुण सिंह वहां लगभग 40,000 से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो वहां हमेशा होता रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच महागठबंधन की लड़ाई हो जाती थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मजबूती से लड़े हैं।
और लड़ने के बाद जो कंडीशन ऐसा दिखा है कि अरुण सिंह पिछली बार क्योंकि 40,000 से ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे और इस बार नरेंद्र मोदी की सभा के बाद माहौल पूरी तरह से बदला भी, लेकिन मार्जिन जो है वो बड़ा अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। नेक टू नेक की लड़ाई वहां दिख रही है, लेकिन मार्जिन को अगर एक तरफ रखें तो अरुण सिंह वहां पे एज लेते नजर आ रहे हैं। अरुण सिंह जीत जाएंगे। यानी आपने 3 सीट की बात कही, साहेबगंज, बरूराज और पारू, और जहां पर जो है महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा रही है पारू और 2 सीट जो है एनडीए गठबंधन। चलिए क्या नाम हुआ? प्रिंस राज नाम। चलिए आप बताइए क्या नाम हुआ? मेरा नाम आसिफ हुआ, सकरा विधानसभा से हम आते हैं। क्या माहौल है सकरा में? सकरा विधानसभा में जो मामला है कि जैसे वहाँ पे जो पिछली बार जो चुनाव हुई थी तो वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार थे उमेश राम जी, और इस बार भी पार्टी ने उन्हीं को उतारा है कांग्रेस से। रिकाउंटिंग में वो पिछले बार से चुप हाँ चुप गए थे, 1200-1300 वोट से जो है तो उनकी हार हुई थी। लेकिन उस बार जो है उनकी जो लड़ाई थी उनके पिताजी से थी, जो जदयू से जो खड़े थे अशोक चौधरी, वो उनसे उनकी लड़ाई थी। और इस बार उनके लड़का जो है सो वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ जो है सकरा में इस बार देखा ये जा रहा है कि 5 सालों में सकरा में विकास जो है एकदम जीरो पे है। और वहाँ पे क्या है कि अब पैसे का खेल चल रहा था, पूरा सकरा में पूरा पैसे का खेल चल रहा था। इसको लेके जो है इस बार जनता जो है वहाँ सकरा की इस बार उमेश राम को बढ़ चढ़ के वोट की है। और इस बार लगता है कि उमेश राम का जो है तो वहाँ से बन अशोक चौधरी के जो बेटा है उनका क्या है, वहाँ कैसा वहाँ पर फीडबैक रहा है? देखिए उनके जो लड़का की अगर बात कर रहे हैं तो वो इस बार फर्स्ट बार आए हैं सकरा में। पहली बार आए। इससे पहले फील्ड में नहीं रहते थे। उनके पिताजी थे और इस बार जो है तो उनके पिताजी को तबीयत उनका जो है सो बिगड़ता रहता है, तो इसके लेके जो है सो इस बार जदयू ने उनके लड़का को वहां से उतारा। तो जदयू उनके लड़का को उतार दिया है। तो सकरा विधानसभा जो है इस बार वो पहली बार आए। तो क्या लग रहा है, एक शब्द में बताइए क्या लग रहा है? इस बार उमेश राम का लहर है। इस बार उमेश राम जो है सो वहाँ से महागठबंधन के खाते में सकरा जाता हुआ दिख रहा है। क्या कहिएगा, कहाँ से आते हैं आप? किस मुजफ्फरपुर विधानसभा से आते हैं। क्या माहौल है मुजफ्फरपुर में? देखिए माहौल यहाँ यही है कि बीजेपी का कोई माहौल नहीं था चुनाव में, देखे थे हार के लग रहा है लोग कि विजेंद्र चौधरी ही निकल जाएंगे। हार के निकल जाएंगे। लेकिन एक तरफ जो है रंजन कुमार भाजपा से है, बहुत बार जो है जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। रंजन को तो हमको लगता है कि उसके फेस पे तो कोई वोट नहीं दिया है। अगर बीजेपी के जितना लोग वोट दिए हैं तो बीजेपी के पार्टी विशेष से दिए। मुजफ्फरपुर नगर में टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं, विजेंद्र चौधरी निकल रहे हैं। चलिए क्या कहेंगे, किस विधानसभा का बताइएगा? देखिए हम तो ऐसे जो हमारा होम जो असेंबली है वो 97 पारू विधानसभा है, लेकिन पड़ोस का 98 साहेबगंज या 96 बरूराज हो, ऐसे हम 11 विधानसभा में लगातार हम विजिट करते रहते हैं। देखिए तमाम तरह से जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं और जिस तरह से जो एक माहौल बना हुआ है खासतौर पे मतगणना से पहले, इसमें दोनों पार्टी जो वोटों का आंकड़ा बढ़ा है, जो प्रतिशत जो 8 से 10% जो बढ़ा है, इसमें दोनों के अपने अपने दावे हैं, चाहे महागठबंधन के हो चाहे एनडीए के हो, कि भाई अगर प्रतिशत बढ़ा है तो मेरे तरफ जा सकता है। एक गौर करने वाली बात है, एक तरफ 10,000 जो एक बूस्टअप दिया गया एनडीए की तरफ से, नीतीश सरकार की तरफ से, वो, और दूसरे तरफ जो तेजस्वी यादव का दावा है कि भाई घर घर नौकरी, तो दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन। लेकिन तमाम तरह से जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कई बार बिहार का जो एग्जिट पोल रहा है वो विशेष तौर पे धराशायी हुआ है। ऐसे में जो हवा बन रहा है वो निश्चित तौर पे महागठबंधन का बन रहा है। दर्शकों को जल्दी से जल्दी 11 विधानसभा का पूरा सीट क्लियर अगर आप सीधा 88 गाय घाट से आप शुरू करेंगे तो 88 गाय घाट में जो एक माहौल स्टार्टअप में जो देखा गया, उसमें कोमल सिंह के पक्ष में जाता हुआ दिखा। उसके बाद वर्तमान जो विधायक है, जिस तरह से निरंजन राय के साथ जो जदयू के रीढ़ कहे जाने वाले महेश्वर प्रसाद यादव और प्रभात किरण उनके पुत्र जो राजद में जाते हैं, तो एक अलग ही समीकरण बना। ऐसे में कांटे की लड़ाई देखी जा सकती है। वहां पे कहना मुश्किल है कि कौन जीतेंगे। घाट में टॉप फाइट है। 89 औराई में अगर जाएंगे तो वहां पे मल्लाह जो निषाद समाज है, उनका बेहतरीन वहां पे वोटों का एक अलग समीकरण है। अगर वो समाज जिधर भी अगर एक बार में टर्न अप होता है तो वहां से वो विधायक चुन लेता है। ऐसे में रमा निषाद भी मल्लाह समाज से आती है, निषाद समाज से, और भोगेंद्र सहनी भी है। वहां भी जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, समझ सकते हैं कि 80
60 और 40 का आ रहा है, जिसमें 60 में रमा निषाद आ रही हैं, 60 में रमा निषाद, और 40 में जो है वो भोगेंद्र सहनी आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको शुरुआती में ही कहा है कि वोटों का जो 8 से 10% आंकड़ा बढ़ा है, इसमें चौंका भी सकता है। अब आ जाइए सीधा सीधा आप 90 मीनापुर में आ जाइए, तो वहां तो मैं क्लियर एज दे दूंगा। वहां पे अजय कुमार है जो कि भाजपा से किस तरह से आप क्लियर एज दे रहे हैं? मीनापुर सीटिंग विधायक रहा है मुन्ना यादव, दबदबा है वहां पे। मुन्ना यादव के साथ में कई बार कई ऐसी चीजें सामने आई, लोगों में आक्रोश था कि भाई बदलाव होना चाहिए, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो या कई तरह के एलिगेशन लग रहे थे। ऐसे में जो 20 में जिस तरह से लोजपा से वहां पे अजय कुमार जो खड़े थे, मनोज किसान को वहां टिकट मिला था, तो एक वहां कुशवाहा समाज एक बड़ी तादाद में है, वोटों के समीकरण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वो उन लोगों ने अंदर खाने में एक चर्चा की थी बैठ करके, वहां के जो भी कई ऐसे कुशवाहा समाज के नेता भी दावेदार थे कि भाई इस बार अगर 20 वाली गलती करेंगे तो इस बार भी मीनापुर हाथ से चली जाएगी। तो ऐसे में जो एज मिलता हुआ नजर आ रहा है और जो तमाम तरह से हवा जो चल रही है मीनापुर की, ऐसे में सीधा अजय कुशवाहा वहां से जीत रहे हैं स्पष्ट तौर पे। अब सीधा आ जाइए 91 बोचहा में आ जाते हैं। बोचहा में जिस तरह से लोजपा ने बेबी कुमारी को दिया, आरक्षित सीट है, वहां पे चिराग पासवान आए, उन्होंने बेबी कुमारी जो भाजपा की संगठन मंत्री रही, उसके बाद उपाध्यक्ष रही, निर्दलीय भी वो यहाँ से जीती थी। ऐसे में समझ सकते हैं कि चिराग पासवान ने एक बड़ा कार्ड खेला कि भाई रजक समाज से आती हैं, SC ST समाज से है, ऐसे में बेबी कुमारी इज द बेस्ट वुमेन और बेस्ट कैंडिडेट, यानी कि वो बेहतर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दूसरे तरफ जाएंगे तो अमर पासवान स्थानीय नेता और उनके जो पिता मुसाफिर पासवान, लड़ाई कैसी होगी लड़ाई जो है रजनीश बिल्कुल टसम टस की होने वाली है। लेकिन एज की बात करेंगे तो एज में सीधा अमर पासवान महागठबंधन है एज में, एकदम महागठबंधन एज में है, क्योंकि अंदर खाने में भाजपा NDA के कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखी गई है, जो कि लगभग सब विधानसभा में के बाद अब सीधा आ जाते हैं 92 सकरा, वो भी हॉट सीट है। वहां पे पैसों का पैमाना जो है ना वो बड़ा तोल मोल से चलता है, एकदम बिल्कुल समझिए कि ये ज्यादा हावी होता है। कई बार खबरें भी चल के आई थी, तो ऐसे में वहां से जो लगभग 1200 से 1300 वोटों से जो हारे थे उमेश राम, उनको एक बार बदलाव की लहर में एक बड़ा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे उमेश राम एज में है और कारण है आदित्य कुमार जो है वो वर्तमान विधायक अशोक चौधरी के पुत्र है, और उन्होंने कई बार कहा कि अगर हम काम नहीं किए होंगे तो आप वोट नहीं देंगे। तो निश्चित तौर पे आदित्य कुमार नए चेहरे हैं, उनपे लोगों का भी उतना खासा विश्वास नहीं है, बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड। और वहां भी कहेंगे कि वहां पे भी NDA के कई ऐसे बृहद पैमाने पर जो चेहरे थे, उन्होंने भी वहां से अंदर खाने से अलग फील्डिंग की थी, जिसमें आप देखेंगे महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक सचिन राम निर्दलीय जिस तरह से लड़ रहे थे, तो निर्दलीय प्रत्याशी ने भी घाव किया है और कई चौधरी जी भी आए हुए थे भाजपा के। तो ये हुआ 93 कुडनी की अगर बात करेंगे, मैं शॉर्ट में बोलूंगा, ज्यादा नहीं, 93 कुडनी में आप जाएंगे तो वहां भी जो लड़ाई है वो कांटे की देखी जा रही है, क्योंकि स्पष्ट क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि केदार गुप्ता वहां से बन रहे हैं और संतोष कुमार सुमन उर्फ बबलू कुशवाहा जो है वो बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एज की बात करेंगे तो एज में अभी तक केदार गुप्ता के पाले में जा रहा है, लेकिन टक्कर है। अब साइलेंट वोटर किधर गया है? अगर साइलेंट वोटर दिलचस्प होगा साइलेंट वोटर बताइए मुजफ्फरपुर। अब आ जाते हैं 94 मुजफ्फर। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो काफी छोटा जगह है, लेकिन राजनीति का एक ध्रुव है। यहाँ से समझिए कि पूरे 11 विधानसभा यानी 10 जो विधानसभा है केंद्र बिंदु है यहाँ, यानी देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो यहाँ पे मैं क्लियर कहूंगा कि अगर यहाँ से AK दास ने जो एक मेजोरिटी जो बड़ा वोट का जो इकायत समाज का है उसको लेने में अगर सफल होंगे, और अगर सुरेश शर्मा जो एक तरफ से जिनका टिकट कटा, अगर उनके कार्यकर्ताओं में अभी भी नाराजगी, अगर मान मनोबल हुआ होगा तो ठीक है अंदर खाने में, लेकिन अगर नीचे से अगर कतरन वाली व्यवस्था हो गई होगी
जैसे चूहे जो है वो नीचे से कैसे काट डालते हैं किसी भी चीज को, तो वैसा अगर स्थिति बना होगा तो सीधा सीधा विजेंद्र चौधरी जो नगर विधायक है उनको एज मिलता हुआ दिख रहा है। छक्का मारेंगे, छक्का भी लग सकता है, चौका भी सकता है। और सीधा आ जाते हैं 95 काठी में, जो आप देखेंगे जिस तरह से भाजपा से अजीत कुमार पूर्व मंत्री, जिस तरह से वो लगातार चर्चा चल रही थी कि वो टिकट लेंगे, चाहे वो जदयू को सीट मिले या भाजपा को मिले या लोजपा को मिले। लोजपा के भी कई लोग वहां फील्डिंग कर रहे थे। ऐसे में लास्ट एन मौके पर जदयू को वहां पे दिया गया। रातों रात जो है वो करते हैं इंजीनियर अजीत कुमार, और अब सीधा सीधा दो पूर्व मंत्री के बीच में लड़ाई हो जाती है, टसन होता है। लेकिन जिस समय वो टिकट लेते हैं उस समय का जो माहौल था, एक लंबे आंकड़े से वो लीड करते हुए नजर आ रहे थे कि भाई 50-60 के। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आया तो वो आंकड़ा धीरे धीरे 10 के आसपास में आ चुका है। तो ऐसे में जो कुछ ऐसी चीजें छन के आई वहां से काटी से, तो एक माहौल बना है कि भाई वहां भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। हो गई है। हाँ, क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेंगे, क्योंकि पूर्व मंत्री जो है वो राजद के मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने भी जबरदस्त फील्डिंग की वहां पे। जनबल धनबल जो कहे आप, हर चीज से वो साम दाम दंड भेद हर चीज को उन्होंने आजमाया। तो अब देखना ये है कि भाई अल्पसंख्यक समाज या जो महागठबंधन के है या जो अग्रे जाति के लोग हैं उनमें कितना वो असर डाल पाए। चलिए और सीधा सीधा आते हैं, अब एक बार आते हैं सीधा सीधा आपको 96 बरूराज में आते हैं। बरूराज में भी वहां का जो समीकरण देखा गया, ऐसे में इंजीनियर राकेश कुमार है जो कि एक वर्चस्व रखने वाले, रसूख रखने वाले फैमिली से है। वहां से पहली बार है कि पहले भी थे? नहीं, इससे पहले भी उनके परिवार से कई लोग आए हैं यहाँ पे, सत्ता में काबिज भी रहे हैं। ऐसे में वहां पे जो इंडस्ट्रियल हब कहा जाने वाला 96 बरूराज का जो एक मुद्दा एनडीए की तरफ से जो बना कि हमने जो है वो औद्योगिक क्रांति लाई है 96 बरूराज में। ऐसे में वहां से जो एनडीए के प्रत्याशी जो कमल चिन्ह पे आ रहे थे डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, तो निश्चित तौर पे अगर मल्लाह समाज में अगर वोटों का कटछट नहीं हुआ होगा, अगर मान लेते हैं कि वहां से नूनिया समाज ने अगर वहां पे असर नहीं दिखाया होगा, तो निश्चित तौर पे एज की बात करेंगे तो अरुण कुमार सिंह को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वहां से मोदी जी का कार्यक्रम हुआ। नाव नहीं चलेगा, लेकिन वहां पे कार्यक्रम हुआ था मोदी जी का। मोदी जी जहां भी जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक बृहद पैमाने पे, और नीतीश कुमार का कहा कि मोदी जी आए, हाँ, लेकिन मोदी जी आए वैसा भीड़ नहीं था जो भीड़। देखिए मौसम भी उस तरह था, हम देखिए किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, मौसम उस तरह था, लेकिन उस मौसम में भी, बारिश के मौसम में भी उतने लोगों का आ जाना, एक मैसेज आना। और देखिए आजकल क्या है, लोग घर बैठे सोशल मीडिया यूज कर लेते हैं, मुजफ्फरपुर नाव देख लेते हैं, जैसे कोई प्रतिष्ठित चैनल है उसको देख लेते हैं और उससे भी अनुमान लगा लेते हैं। ज्यादातर तो लोग मोबाइल में ही बिजी रहते हैं। लगभग दिखाएगा चंदन जी थे और वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने जो है लगभग जो है सीटों का जो है आकलन कर दिया है।